हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जिसमें इसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का हो या सुपर टेट का हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन भी खुद से कर लिए तो ये समझना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हानि हो रही है। अब निकालना है आपको हानि प्रतिशत। तो चलिए इसे करते हैं हल। लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले देखो हानि कितनी है, 6 की, तो लिखेंगे हानि बराबर 6। हानि या लाभ किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। अब मुझे क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो देखो दोबारा लाइन को पढ़ो से कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी किसकी हानि हो रही है? 6 की। तो अगर इस 6 को 144 में जोड़ दें तो इसका क्रय मूल्य निकल आएगा ना। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका? 144 प्लस का 6, यानी जो हानि हो रही थी हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक, चलिए तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 144 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 150। अब निकालना है हानि प्रतिशत, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य, यानी 6 बटे 150 और गुणा हो जाएगा आपका 100। बात क्लियर? देखो 0 से 0 गया, 5 से काटो से 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 3 दूनी 6। अब 2 की 2 से गुणा कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4। ठीक, तो देखो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। हानि कितनी हुई इसे? 4%। चलिए अगला देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? आपको ये बताना है। कुल संख्या कितनी है? 3। ठीक है, उनका औसत कितना है? 7। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है आपको ये बताना है। ठीक, तो देखो इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन अभीष्ट संख्या। ठीक, अभीष्ट संख्या कितनी संख्या का औसत 7 है? 3 का, तो यानी 3 गुणा 7। बात क्लियर? 3 गुणा 7 कर लिया। और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4। तो इसमें से क्या कर दूँ? 4 गुणा 2 ये कर दो, यानी 3 संख्याओं के औसत में से 2 संख्याओं के औसत को माइनस कर दो, बाकी तीसरी संख्या में पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो 3 सत्ते 21 हो गया, 21 और माइनस 4 दूनी 8। 21 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 13। ठीक है, तो तीसरी जो संख्या आपकी है वो है 13। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, औसत निकालने के लिए क्या होता है? देखो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब हम औसत योग निकालने की बात करें तो देखो पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा पदों की संख्या। वही हमने किया है। ठीक, देखो 3 संख्याओं का औसत 7 था, तो 3 गुणा 7 कर दिया, और अगली 2 संख्याओं का औसत 4 था, तो इसमें से इसे घटा दिया, बाकी हमें तीसरी संख्या मिल गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी। उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, कितने में खरीदी? 2,50,000 में। बेची कितनी? 3,48,000 में। ठीक है, सीधी सीधी बात है, लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ निकालेंगे लाभ। 3,48,000 में से 2,50,000 को माइनस कर दो। ठीक है, जब घटाओगे कितना बचेगा? 0,0,0,8,9।
ठीक, कितना आ गया 98,000। ये क्या आया, लाभ निकल के, निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक, लाभ किस पर निकाला जाता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, यानी क्रय मूल्य है इसका 2,50,000। तो क्या हो जाएगा ये 98,000 बटे 2,50,000। ठीक है, और गुणा हो जाएगा आपका 100। ठीक, 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। ठीक है, ऊपर कितना हो गया, ये ऐसे करो, 5 से ऐसे काटो, 5 दूनी 5 पंजी 25 और 5 दूनी 10। बात क्लियर। ठीक है, 98 की और 2 की गुणा कितनी आएगी, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18 और 1 19, 196 बटे 5। अब 5 से ऐसे भाग करो भाई, 196 को 5 से विभाजित करना है, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, बचा कितना 4, ये 6 हो गया, 5 निम 45, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 यानी पूरा पूरा कट गया, कितना आया 39.2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39.2%, इतने प्रतिशत उसे लाभ हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला लगाओगे, आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक, तो देखो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब निकालना क्या है, कितने वर्षों में, यानी मुझे निकालना समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे आ जाएगा आपका मूलधन गुणा दर। ठीक है, अब इन सब चीज़ों की वैल्यू लगा दो। देखो ब्याज दे रखा है कितना 1,080, तो लगा देंगे 1,080 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 3,000 रुपये, तो बटे में आ जाएगा 3,000 और गुणा दर कितनी है आपकी 12। बात क्लियर। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। ठीक, 3 से काटो, 3 तियाँ 9 और 3 छंग 18। ठीक है, ऊपर कितना आ गया समय बराबर, यानी 36 बटे 12, 12 तिया 36, तो कितना आ गया 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, देखो इसमें आपको मूलधन भी नहीं दे रखा है, केवल क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10 वर्ष का ब्याज। ठीक है, और इतने गुना होगा, क्या निकालना है आपको, दर निकालनी है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे माना मूलधन बराबर x और दर बराबर कितनी है 8%। बात क्लियर। अब जो इसका फार्मूला है उस फार्मूला लगा दो। ठीक, चलो एक चीज़ और मेंशन कर लो, मूलधन इतना x हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा इसका, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2/5x, क्योंकि ये दिया है कि 10 वर्षों में इसका ब्याज कितना हो जाता है 2/5 होगा। ठीक है, ये पूछा है, और t यानी समय दे रखा है आपको कितना 10 वर्ष, ये है आपका समय। ठीक, तो देखो फार्मूला था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सारी वैल्यू इसमें लगा दो, ब्याज कितना है 2/5x इक्वल टू मूलधन कितना था x, दर कितनी मानी थी r। ठीक है,
और समय कितना दे रखा है 10% बटे 100। ठीक, इस जीरो से इस जीरो को काटो। देखो x इधर गुणा में इधर भी गुणा में, तो x से x कट गया, तो r बराबर क्या मिला, r बराबर मिला आपका 10। इधर भाग में उधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 बटे 5, 5 दूनी 10, तो r बराबर 2 दूनी 4, कितना आया 4%। ठीक है, तो दर कितनी निकल गई हमारी 4%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही हैं। ठीक है, यदि कोण ए ओ सी यानी ए ओ सी कितना दे रखा है 50 डिग्री, तो कोण बी ओ सी यानी बी ओ सी ये वाला कोण बताना है आपको कितना होगा। ठीक, अब देखो हम जानते हैं सरल रेखा पे कोण कितना बनता है 180। भाई सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। बात क्लियर। तो देखो इस लाइन पर जो कोण बनेगा ये पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री का। ठीक, तो 180 में से ए ओ सी ये कोण हटा देंगे तो कितना बचेगा बी ओ सी बच जाएगा। तो निकालना क्या हमें कोण बी ओ सी, तो निकालो 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा 130 डिग्री। बात क्लियर। सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना टोटल 180 का होता है। अब 180 में से 50 माइनस करके 130। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि दी गई आकृति में कोण बी ए सी 30 डिग्री, कोण ए बी सी 50 डिग्री तथा कोण सी डी ई 25 डिग्री है, तब कोण ए ई डी यानी ए ई डी ये आपको बताना है कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो ये कोण, देखो त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो ये 30 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री, तो 30 और 50 कितना हो गया 80 डिग्री। तो कोण सी कितना हो जाएगा कोण सी, भाई तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसमें से 80 माइनस कर दो, 30 और 50 यानी 80 माइनस कर दो, कितना आ गया 100 डिग्री। बात क्लियर। तो कोण जो सी मिला हमें कितना मिला, चलो ये मिला आपका 100 डिग्री। बात क्लियर। जब ये 100 डिग्री है तो देखो इस लाइन पर जो टोटल कोण बनेगा कितना बनेगा 180, तो जब ये 100 है तो ये वाला कोण कितना होगा 80 डिग्री। बात क्लियर। ठीक, अब देखो त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज किसका निकालना है हमें ए ई डी का। ठीक, चलो पहले त्रिभुज इसे देखो सी डी ई में, सी डी ई में कोण ई निकालना है, कोण ई। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो देखो 180 में से 80 और प्लस 25 यानी 105 माइनस कर देंगे, 180 माइनस 105 कितना निकल गया 75 डिग्री। ठीक है, तो कोण ई की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। अब सीधी बात है, हमें पता है कि सरल रेखा पर कोण कितना बनता है, टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री का। ठीक, हमें निकालना ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस का 75 यानी 105 डिग्री। ठीक, क्या निकालेंगे कोण ए ई डी, सॉरी ई, कोण ए ई डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस का 75 यानी 105 डिग्री। बात क्लियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री होगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोण होगा, ठीक है, यानी तीनों अंतः कोण होगा, ध्यान रखना अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, उस लॉजिक से हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा, क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर या तीसरी भुजा का 2/3।
ठीक है, तो देखो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, तीसरी भुजा से बड़ा। ठीक, कोई भी त्रिभुज आप बना लो, त्रिभुज तभी बनेगा, कोई भी दो भुजाओं का योग कर लो, ठीक है, चाहे इनका इनका कर लो तो इस भुजा से बड़ा आएगा, चाहे इसका इसका कर लो तब इस भुजा से बड़ा आएगा। ठीक है, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। ठीक है, आपको विकर्ण दे रखा है कितना, 17 मीटर, परिमाप कितना है, 46 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। विकर्ण आपको दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है, ठीक, क्षेत्रफल आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले देखो, माना खेत की लंबाई x और चौड़ाई कितनी y। ठीक है, ये चीज़ मान ली। खेत कैसा है आपका, आयताकार खेत है आपका, आयताकार। तो ये होते हैं इसके विकर्ण। बात क्लियर। तो देखो लंबाई मान लो x है और चौड़ाई कितनी y। विकर्ण आपको दे रखा है, यानी ये दे रखा है आपको 17। ठीक, अगर मैं इसे देखूँ, इसे a b c और d कर दूँ, तो देखो a b c क्या हो जाता है, ये समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी ये तो होता है कर्ण, जो विकर्ण आपका कर्ण है इसका स्क्वायर बराबर कितने होता है इसके। तो ये इसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किस इसे कर सकते हैं, 17 का वर्ग क्या होता है, 289। ठीक, 289। अब इसे मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक, और क्या दिया है आपको, परिमाप दिया है कितना, 40 मीटर। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी 2 × x + y = आपका दे रखा है 46। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जब वर्ग कर दोगे क्या हो जाएगा, 2x + y का स्क्वायर = हो जाएगा आपका, यहाँ से करो, वर्ग करने से पहले से काट लो। ठीक है, 2 से काटो कितनी बार कटेगा, 23 बार। ठीक, अब कर दो इसका वर्ग, यानी x + y का वर्ग = हो जाएगा आपका 23 का वर्ग। जब इसे खोलोगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy = हो जाएगा 23 का वर्ग कितना होता है, 529। ठीक, 23 का वर्ग होता है आपका 529। अब देखो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 2xy = ये इधर प्लस का है तो उधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो यानी 529 में से 289 माइनस कर दो, कितना बचा, ये बचा आपका 0 4 और ये 2, 240, यानी 2xy बराबर कितना हो गया, 240। ठीक, तो xy बराबर कितना हो जाएगा आपका 240/2, 2 से इसे डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 1 2 0, 120। ठीक, तो क्या मिला, xy बराबर मिला 120। क्या पूछा था, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 120 वर्ग मीटर। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है। ठीक है, गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है, वैकन, हॉगवेन, लॉक या डटन। तो देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कहा है आपने हॉगवेन ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको दे रखा है दो घनों के आयतनों का अनुपात, ये दे रखा है। अब इनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात आपसे पूछा है, तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। लिखिए सॉल्व। सबसे पहले क्या दे रखा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, यानी
अगर इसकी भुजा मालूम है, एक की ए दूसरे की वी, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बटे बी क्यू। पहले घन की भुजा मतलब भुजा मान ली मैंने ए और दूसरे घन की वी, तो इसका आयतन हो गया ए क्यू और इसका आयतन हो गया वी क्यू। कितना दे रखा है 27/64, ये आपको दे रखा है। अब क्या करो, देखो इनका घनमूल निकाल लो, तो क्या हो जाएगा a/b और ये आ जाएगा घन में 27/64। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक, तो a/b 27 का घनमूल क्या होता है 3 और 64 का होता है 4, यानी a/b बराबर कितना आ गया 3/4, यानी a का मान 3 और b का मान 4। निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखो इसका होता है ये 6a², यानी 6 भुजा स्क्वायर। ए के लिए ये हो गया और बी के लिए क्या हो जाएगा 6b²। वैल्यू लगा दो, 6 इंटू ए की जगह कितना आएगा आपका 3 का वर्ग बटे 6 इंटू बी का मान कितना है 4, तो इसका वर्ग हो जाएगा 6 इंटू, देखो 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो। ठीक, क्या बचा 3 3 9 अपॉन 4 चौक 16। ठीक है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या आ गया 9:16। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि घन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है ये भुजा क्यू। ठीक, और घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है आपका 6a², यानी ए क्या है भुजा स्क्वायर। बात क्लियर, ये होता है आपका 6 भुजा स्क्वायर। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, गणित विज्ञान है किसका, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का। तो देखो गणित विज्ञान है किसका, गणनाओं का। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक। तो देखो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है वो आपका है मानसिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, निम्न में से कौन सा सही है। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहला है आपका a - b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, या a - b का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, या ऑप्शन सी है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है a² प्लस b² माइनस 2ab, या a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक, तो देखो इनमें से तो दो सही है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों सही है। ठीक है, इसके दो ऑप्शन सही हैं, शायद ये गलत लिख गया होगा एक। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। हो सकता है भाई मिस्टेक गलत लग गया हो, यहाँ कुछ और हो सकता है या यहाँ कुछ और हो सकता है। चलिए फिलहाल में दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। क्या है, उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में जो अंतर है वो आपका उद्देश्यों का अंतर है। ठीक है, किसका, उद्देश्यों का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है क्या, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक। तो देखो मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वह होता है आपका सामाजिक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 17। मूल्यांकन का निकटतम संबंध है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या सीखने की क्रियाओं से। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है, उद्देश्यों से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव,
प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है आपका प्रत्यक्ष अनुभव, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी। तो देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है आपकी विश्वसनीयता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विश्वसनीयता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना। तो देखो योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण ये सभी अध्यापक से संबंधित है, लेकिन बजट का काम अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बजट बनाना। ठीक है, बजट बनाना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 4 - 2 - 9 इसकी पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 बराबर है किसके बराबर है? आपको ये हल करना है। ठीक है, इसे हल करना है। तो देखो क्या है 4 - 2 - 9 और इसकी पावर 0। तो ये कितना बचेगा आपको? माइनस का 7 बचेगा और इसकी पावर 0 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है? 9 डिवाइड बाई 1 प्लस का 3। ठीक, चलिए 4। देखो 7 की पावर 0 माइनस 7 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 से 9 को भाग करोगे कितना आएगा? 9 ही मिलेगा प्लस का 3। अब देखो प्लस वाले एक तरफ देख लो और माइनस वाले उसमें से घटा दो। तो 9 3 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो 16 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा आपका? 15। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 15। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है कि संख्या 3 की पावर कितना 98 यानी 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेष रहता है? क्या शेष रहता है ये आपको बताना है। तो देखो इसकी एक ट्रिक है। इस तरह के सवाल अगर आपको कोई सवाल मिले तो ये देखो पहले इसकी पावर कैसी है। अगर पावर आपकी इवन है यानी सम संख्या है तो शुरुआत करेंगे 0 2 या 4 इस तरीके से। ठीक, और नंबर है तो हम घात लेंगे 1 3 5 इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखो तो इसे हल करते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। क्या दे रखा? 3 की पावर 98 कैसी है? सम संख्या है तो क्या लेंगे हम? 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। और जब 1 को 5 से डिवाइड करोगे ठीक नहीं होगा, इसे कट कर दो। अगली पावर लेनी है कौन सी? 3 की पावर 2। ठीक है, 0 के बाद कौन सी लेनी है? 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 3 3 9। अब 9 को 5 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 5 × 5 और बचा कितना? 4। शेष कितना आएगा? 4। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर किसी और बड़ी संख्या से भाग करना होता तो हम पावर क्या लेते? 2 के बाद 4 ले लेते। इस तरीके से हम कर सकते हैं सवालों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ठीक है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है कौन सी है। तो देखो सबसे पहली बात आप भिन्न के सवाल में ये चेक करो कि इनका आपस में डिफरेंस कैसा है। देखो ये होता है आपका अंश और ये होता है आपका हर, ये सभी को पता है। तो अंश और हर का अंतर देखो, 24 और 25 1 का डिफरेंस है, 10 और 11 1 का डिफरेंस है, 99 100 1 का डिफरेंस है, 68 69 1 का डिफरेंस है, सभी में 1 का डिफरेंस है। तो देखो इसमें देखो सबसे छोटा अंश जिसका होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। पूछा सबसे छोटी है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10/11। क्योंकि अंश सबसे छोटा तो भिन्न सबसे छोटी। अगर अंतर इनका अंश और हर का कितना है? 1। ठीक, अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी भिन्न तो क्या हो जाती? सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाती 99/100। ठीक है, क्योंकि इसका अंश जो है सबसे बड़ा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 24। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 ढाई बराबर है किसके? तो देखो सबसे पहले क्या करो, 10,000 यानी 10। ठीक है, 10,000 हो गया। और क्या है? 10 इकाई। 10 इकाई का मतलब 10 हो गया। ठीक है, 10 इकाई। और क्या है? 10 ढाई। 10 ढाई कितना होता है? 100 यानी 100। सबका क्या करना है? प्लस कर दो। तो देखो 0 1 1
0 1, कितना आ गया 10110, ठीक, यानी 10110। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल आपसे सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। ठीक, क्या दिया आपको 10 दिनों में मिनटों की संख्या। ठीक, तो निकालना लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या कितने दिन की बात चल रही है 10 दिन की, तो क्या करेंगे 10 गुणा एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट। बात क्लियर, 60 मिनट। ठीक, अब देखो अब पूछा है कि निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या, यानी एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट और एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। बात क्लियर। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 गया, 6 से 6 गया और 6 चौक 24। अभी इस संख्या कितनी निकल आई 4 घंटे। ठीक है, तो 10 दिन में इतने मिनट होंगे जितने 4 घंटों में सेकंड होंगे। बात क्लियर। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 4 घंटे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। दिया है आपको कि 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का मान होगा। इसे आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है 256। ठीक, तो 256 का मतलब होता है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कैसे, देखो 256 है, इसे 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे, ठीक है, 2 छः 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 16 बार, फिर 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो गया गुणनखंड होगा कितने 2 की पावर 8। ठीक, और इसके पूरे की पावर कितनी है 0.16 इंटू 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितना 0.18। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करो। 2, तो ये पावर आपस में गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 8 गुणा 0.16 गुणा 2 की पावर हो जाएगा 4 गुणा 0.18। ठीक, तो जब इन्हें गुणा करोगे आपस में कितना आएगा देखो, ये ऐसे ऐसा करो सॉल्व। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसे पॉइंट हटा के नीचे 100 लिखते हैं, यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। तो 8 की 16 गुणा करोगे कितना आएगा 16 अट्ठे 128। ठीक है, और बटे में आपका हो गया 100 प्लस इसे जब सॉल्व करेंगे 18 की 2 4 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा आपका 18 चौक 72 और बटे 100। ये आपका गुणा का चिन्ह। अब देखो ये आधार है और ये इसकी घात है। ठीक, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी 2 की घात क्या हो जाएगा 128 बटे 100 और प्लस 72 बटे 100। जब आधार समान हो तो जो घातें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक, तो 2 की पावर कितना हो गया 2 की पावर देखिए 128 प्लस 72 हो जाएगा यानी 200 और बटे 100। 0 से 0 गए, क्या बचा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका देखो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो क्या देखो ऑप्शन ए है माइनस का 16 इज ग्रेटर देन माइनस के 15 से, माइनस का 16 इज ग्रेटर देन माइनस 14 से। ठीक, माइनस 16 ग्रेटर देन 1, माइनस 16 इज लेस देन माइनस का 3। ठीक, तो देखो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस के 16 जो है माइनस 3 से छोटा है। इसका मतलब देखो जिधर को इसका मुँह खुला हुआ है वो संख्या बड़ी है और जिधर मुँह बंद है इसका वो छोटी है, इसका ये मतलब होता है। ठीक, अब देखो इसे ऐसे समझो, ये आपकी संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पॉइंट क्या है 0 है, इधर को चलेंगे हम प्लस में जा रहे हैं मान, इधर को माइनस में। ये मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है,
ठीक, अब ये मान लो इधर को -1, -2, -3, -4 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट क्यों है? देखो माइनस के जो 16 है माइनस के 3 से और छोटा होगा ना, यानी -3 तो यहाँ था हमारा, तो माइनस के 16 कहाँ जाएगा? और इधर जाएगा, तो इसलिए और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बात क्लियर? प्लस में चलेंगे तो बढ़ता मान, और माइनस में चलेंगे जितना इधर को चलेंगे मान छोटा होता चला जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो? ठीक, अगर जब बात आए छोटी से छोटी संख्या की तो हमेशा आपको क्या निकालना है? इसका लासा निकालना है। ठीक है, लासा निकाल लो। लासा निकालने के भी दो तरीके हैं। ठीक, चाहे आप गुणनखंड करके निकाल लो, चाहे दूसरे तरीके से। तो देखो गुणनखंड करते हैं हम 10 के, तो 10 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10 ये होता है। 12 के करेंगे 12 हो जाता है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 15 के करेंगे तो ये हो जाता है आपका 3 पंजे 15। 18 के करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिया 18। निकालना क्या है इसका? लासा, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो देखो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो देखो जो इसमें कॉमन है वो लिख लो एक बार, यानी 2 2 2 सब में 2 है वो लिख लिया। ठीक, और 2 उसके बाद में कितनी बार है, यानी कोई भी संख्या अधिकतम कितनी बार है वहाँ वो हम ले लेते हैं। 2 इसमें अधिकतम कितनी बार है? 2 बार, तो 2 गुणा 2 हो गया। अब देखेंगे 3 कितनी बार है अधिकतम? 2 बार, तो 3 गुणा 3। 5 देखेंगे अधिकतम कितनी बार है? 5 एक बार है तो 5 लिख दिया। अब गुणा करो से 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 पंजे सॉरी 36 पंजे कितना हो गया? 180। अब देखो बात ये थी हमें निकालना क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक, तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप देखो हमारे पास किसकी कमी है भाई? 2 का जोड़ा बन गया है, 3 का भी जोड़ा बन गया है, 5 का नहीं बन गया, तो हम क्या करेंगे? 5 की और गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे कितना हो गया? 180 और 180 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 18 पंजे 9, 90। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह संख्या कौन सी है? 900, जो इन सब से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है? ठीक है, आपको बताना ही है। तो देखो भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा निकालने के लिए क्या था फार्मूला? क्या करते हैं हम? ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालो और नीचे वाली संख्याओं का मासा। ठीक है, ऊपर वाली का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ, यानी अंश का हम निकालेंगे लासा और हर का निकालेंगे हम मासा। तो लिखेंगे 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लासा। तो जब लासा निकालेंगे तो देखो 1, 2, 5 तथा 4 का निकालेंगे हम लासा, बटे हम कर देंगे 3, 9, 6 और 27, इसका निकालेंगे मासा। बात क्लियर? अब देखो इसका लासा क्या होगा भाई? 4 के फैक्टर कितने हो जाते हैं? 4 के हो जाते हैं 2 गुणा 2, तो मासा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। बात क्लियर? ठीक, अब निकालो इसका मासा। तो मासा देखो ऐसी संख्या होती है जिससे ये सभी संख्याएं क्या हो? विभाजित हो जाएं। तो देखो इनमें सभी में एक ही संख्या ऐसी 3 जो सभी को विभाजित कर देगी। 3 से 3 भी, 9 भी, 6 भी और 27 भी, तो क्या हो जाएगा? 3 बटे में 3। तो क्या आंसर आएगा इसका? 20/3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20/3। बात क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल क्या है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती कितना है? 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको बताना है। कंडीशन दे रखी है, अनुपात कितना है? इतना अनुपात दे रखा है और ये दे रखा है इनका लासा, यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो चलिए ऐसे करते हैं हल। ठीक, सबसे पहले लिखो माना संख्याएं कितनी? 3x और 4x हैं। बात क्लियर?
हम क्या करते हैं, जो अनुपात दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम संख्याएं मान लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे 3x तथा 4x का लासा कितना हो जाता है, 3 चौक 12 और x 12x होगा। ठीक, लेकिन ये दिया है, कितना दिया है 84, तो क्या हो जाएगा आपका 84/12x। या जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इधर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 84/12। 12 से काटो, 12 सत्ते 84। ठीक, ये आ गया आपका 7, किसका मान, x का मान। भाई x बराबर जब 7 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, निकालना क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4x वाली, तो लिखेंगे बड़ी संख्या। 4 × 7 यानी 7 चौक 28। ठीक है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 28, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके 30 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हम हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।